हाय लबास्टर ड्रीमर्स। आज तारीख है 8 मार्च 2021। चलिए डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम कार्टून का मेन समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस वाली पिक्चर, इस वाली साइड में आप देखोगे कि एक प्लांट को दिखाया गया है। ऑल राइट। और दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि जो आम आदमी है यूजुअली करता क्या है कि वाटर को वेस्ट कर रहा है। तो इसमें प्लांट क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि ये तो जितने पानी है वो तो सब जा रहा है, अब तो सब खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब नीड इसको है, बट स्टिल होता क्या है कि जो आम कंज्यूमर है वो जाने अनजाने में ही पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। इस पिक्चर में इसी बात को शो किया गया है। सनलाइट किस बात को एक्सप्रेस कर रहा है? सनलाइट एक्सप्रेस कर रहा है कि अभी गर्मी बढ़ने वाली है। प्लांट किस बात को शो कर रहा है कि ये इसमें सबसे ज़्यादा नीडी है, क्योंकि ये मार्च वाला टाइम होता है जब पर्णपाती वन जो होते हैं हमारे, तो यूजुअली होता क्या है, वो अपने पत्तों को गिराते फिर से नए पत्ते आते हैं, तो मतलब उनके ग्रोइंग फेज का टाइम है। ठीक है, मतलब ये राइट नाउ ये नीडी वन है और ये वेस्ट कर रहे हैं और इनकी वजह से चीज़ें स्कैरसिटी जा रही है, मतलब कम होने वाला है। और राइट, अब हम अपने आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल में हमारे पास सबसे पहला वाला आर्टिकल जो मैं डिस्कस करूंगा वो है मास सर्विलांस के रिगार्डिंग। देखिए, हम देखते हैं कि अच्छा बिग बॉस इज़ वॉचिंग, तो उसमें क्या होता है कि एक सेंटर पर्सनालिटी होती है जो पूरे घटनाक्रम पर क्या कर रहा होता है, वो व्यू देख रहा होता है, वो चीज़ों पर नज़र बनाए रखता है। यही होता है बिग बॉस के साथ केस सही है। अब बिग बॉस के जैसा ही स्टेट भी जो मतलब कंसर्न होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूएन तो नहीं करता बट चाइना हो गया, मीन ये स्टेट जो सर्विलांस होता है, कह रहे वो क्या होता है कि एक सेंटर पर एक बैठा हुआ पर्सन होता है, वो सब पर नज़र रखता है। इस वाले आर्टिकल में बात की जाती है एक मास सर्विलांस के रिगार्डिंग। ये बोला गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्या फ्रेम हो सकता है कि जो हमारा क्राइम वो जो साइबर क्राइम होता है, अब ये साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? अब वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दे देगा, क्योंकि ये साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत अब ये साइबर क्राइम वॉलंटियर्स का एक कॉन्सेप्ट आया है। मतलब ये कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या किया कि एक लिंक शेयर किया और बोला कि जितने भी मतलब साइबर क्राइम के जो वॉलंटियर्स हैं, कह रहे खुद को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात आती है कि साइबर क्राइम वॉलंटियर होंगे कौन, इनकी ज़रूरत क्या है और ये करेंगे क्या? ये है कौन? एक आम आदमी हो सकता है। साइबर क्राइम वॉलंटियर कौन हो सकता है? एक आम आदमी हो सकता है। इसकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े लेवल पर, क्योंकि एक कंज्यूमर ही जानता है कि कहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है। क्योंकि आप क्या कर सकते हो कि गवर्नमेंट के सर्विलांस से, गवर्नमेंट के स्कैनिंग से आप बच करके निकल सकते हो, लेकिन आप जिसके लिए कोई प्रोडक्ट बना ही रहे हो, ठीक है, और कंज्यूमर ही अगर वो मना कर दे कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो फिर तो आपने कुछ नहीं कर सकते हो उसका। ठीक है, तो अब साइबर क्राइम में होता क्या है कि ऑनलाइन मतलब कि जो इलीगल कंटेंट होते हैं, कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या कर दिया, प्रोवाइड करवा दिया। अब कंज्यूमर ही अगर बता दे कि इस वाले प्लेटफॉर्म पर ये वाला कंटेंट मतलब इलीगल है, ये वैलिड नहीं है, ये अनलॉफुल है, तो होगा क्या कि साइबर क्राइम वाले डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इस वाले साइबर क्राइम वॉलंटियर ने मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन दी है, ये वाला कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। और राइट, मतलब कहने का मतलब क्या, तो अब आम आदमी भी क्या इस प्रकार का सर्विलांस करेगा? बिल्कुल करेगा। अब बात आती है, क्या ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएसए ये काम बहुत पहले से करता आ रहा था, जब उन्हें अपने नेबर्स पर क्या करना था, पड़ोसियों पर नजर रखनी थी, मतलब एक मास पॉपुलेशन पर सर्विलांस करना था। तो उन्होंने क्या बोला था कि अपने सिटीजन्स को बोला कि आप क्या करो कि अपने पड़ोसियों पर नजर रखो। ठीक है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ अगर आपको देखने को मिलती है, अगर कोई टेरर के रिगार्डिंग या एंड ऑल, तो आप सीधा पुलिस को आप इन्फॉर्म कर सकते हो। यूजुअली ऐसा कहने वाली बात नहीं है, वो लोग नज़र रखते ही हैं, बट उनको अगर आपने ये अधिकार दे दिया, उनको ये बता दिया कि आपको रखना है, तो फिर तो और थोड़ा पावरफुल फील करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो कंट्रोल है किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर, आप उसके पड़ोसी के माध्यम से रखते हो। यही है साइबर क्राइम वॉलंटियर्स। किसने डिमांड किया है? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने क्या किया है? इस साइबर क्राइम वॉलंटियर्स को
एक लिंक शेयर किया कि आम पब्लिक भी इसमें जाए और रजिस्टर करे और गवर्नमेंट की इसमें वो मदद करे। अब बात आती है कि क्या अभी इससे पहले इंडिया में ये यूज़ हुआ है क्या? कर्नाटका में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कुछ 20,000 या 19,000 फॉरेनर्स आए हुए थे। अब उनके ऊपर नज़र रखनी थी। अब वो तो अब गवर्नमेंट से तो वो छिप करके कहीं भी चले गए, ट्रैवल कर गए, लेकिन हुआ क्या कि उनके डेटाबेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर दिया गया और सिटीजन से बोला गया कि आपको जहाँ कहीं भी मिलते हैं तो आप इनको क्या करोगे, आइसोलेट कर दोगे। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मतलब जब एक मास लेवल पर जब सर्विलांस होता है तो बचना मुश्किल हो जाता है। आप पुलिस से बच सकते हो, गवर्नमेंट के एक दो पर्सन से बच सकते हो, लेकिन जब आपका पड़ोसी ही आपके ऊपर नज़र रख रहा है तो आप किसी भी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। दिल्ली में भी सेम केस हुआ था। दिल्ली में जैसे ही किसी के घर के सामने अगर ये कोरोना वायरस या फिर आइसोलेशन का अगर वहाँ पे स्टिकर लगा दिया पैंडेमिक का, तो लोग उसको खुद ही से क्या कर देते थे, आइसोलेट कर देते थे। उनसे ना ही कोई इंटरेक्शन हो रहा है, ना ही कोई बात हो रही है, कह रहे हैं इस प्रकार। अब राइटर यहाँ पे एक कंसर्न भी जाहिर करते हैं, कहते हैं कि देखिए आप क्या कर रहे हो कि हेटिज्म को बढ़ा रहे हो कि एक पड़ोसी वैसे ही दूसरे पड़ोसी से जलता रहता है, दूसरे पड़ोसी से उसे वैसे ही प्रॉब्लम रहती है। अभी आप क्या कर रहे हो कि अभी आप ना जो सोसाइटी घुल मिल के रह रही थी, कह रहे हैं कि आपने उस पर चोट कर दिया। अब हर कोई डरेगा, अपने पड़ोसी से ही डरेगा, उतना घुलेगा मिलेगा नहीं, अपनी बातों को शेयर नहीं करेगा, अपनी प्रॉब्लम को वो शेयर नहीं करेगा। जब अपनी प्रॉब्लम को वो शेयर नहीं करेगा तो वो और ज़्यादा आइसोलेशन और ज़्यादा वो अकेलापन महसूस करेगा, और एक ह्यूमैनिटी के लिए सबसे खराब बात होती है, जिससे होता क्या है कि सोसाइटल के केसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। कहने कि एक तरफ तो आप ठीक है, आप ऑनलाइन कंटेंट को आप रिमूव करने के रिगार्डिंग आप साइबर क्राइम वॉलंटियर्स को तो लेकर के आ रहे हो, लेकिन बट इस केस में जरा आप ये सोचिए कि क्या वो साइबर क्राइम वॉलंटियर्स क्या इतने इफिशिएंट है? क्या हो सकता है कि जो कास्टिज्म को ये इंक्रीज किया जाए, कास्टिज्म को बढ़ाया जाए, ठीक है, किसी को फंसाया भी जा सकता है। कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो अनऑथराइज्ड होते हैं, पर्सन्स होते हैं, अगर वो सर्विलांस करें, कह रहे वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो 8 मार्च को एज वुमेन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था? सोवियत यूनियन से स्टार्ट होता है, अर्ली ईयर 1920 से। फिर 1920 के बाद से फिर धीरे धीरे रसिया से जो आज का रसिया है उस वक्त यूएसएसआर था, फिर वहाँ से चाइना के बाद यूएन के बाद फिर यूएसए में। तो यूएसए में ये 1975 मीन जो वुमेन डे था, मतलब वुमेन ईयर 1975 को वुमेन ईयर कंसीडर किया गया था। फिर 1977 से क्या किया, यूएन ने कंसीडर किया, चलो अब 8 मार्च को अब मैं क्या करूँगा कि एज अ वुमेन डे मैं सेलिब्रेट करूँगा। अब राइटर यहाँ पर कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। थोड़ा सा वेरियस डायमेंशन पे, वेरियस पर्सपेक्टिव में बात करना शुरू करते हैं तो समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। स्टार्टिंग तो उनकी ठीक थी, फिर आगे कहते क्या हैं कि देखिए कि जब पैंडेमिक हुआ तो पैंडेमिक के टाइम पीरियड में हमें उन महिलाओं की भी स्थिति हमें देखने को मिल जाती है, कह रही कि जो अपने बच्चों के साथ, अपने लगेज के साथ इस प्रकार से 100,000 ऑफ किलोमीटर्स वो पैदल चलती हुई हमें दिख जाती हैं। एक वर्स्ट कंडीशन वो इसकी भी बात करते हैं। कहते हैं कि फिर आता है वर्क फ्रॉम होम। कह रहे हैं कि महिलाओं के काम को नज़रअंदाज किया जाता था, एज ए ग्रांटेड लिया जाता था तब तक जब तक पैंडेमिक में लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शन के द्वारा उन्हें जो मेल बॉडी होती थी, कह रहे उनको वर्क फ्रॉम होम नहीं करने दिया गया। उन्होंने देखा कि एक महिला किस तरह से या कौन कौन से काम है जिसे वो एज ए ग्रांटेड लेते थे और कितने काम उन्हें करने पड़ते हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली कह रहे कि एक महिला के वर्क को इस लॉकडाउन ने क्या किया, रिकग्नाइज भी करवाया। और ऐसा भी हमें देखने को मिला है कि सेक्सुअल वायलेंस और जो मैरिज जो वायलेंस वगैरह होते हैं, होम वायलेंस होता है, कह रहे वो इंक्रीज भी हुआ है काफ़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट कि उनके पास हर कोई घर में रह रहा है तो इंटरेक्शन ज़्यादा स्टार्ट होना हुआ। तो अगर उनके बीच में रिलेशन अच्छे हैं तो सब कुछ और अच्छा हो रहा है, और अगर ख़राब है तो और ख़राब होता चला गया। राइटर इसमें बात करते हैं कि ठीक है, वर्क फ्रॉम होम उनके लिए अच्छा नहीं था। कह रहे हैं कि आप अगर जेंडर इक्विटी की अगर आप बात करोगे, चाहे आप किसी भी चाहे आप अपना वो देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन देख लोगे, चाहे आप अपना इवन जो एमपीज होते हैं, जो एमएलए होते हैं, कह रहे वहाँ पर गर्ल्स का जो रेशियो है कह रहे वो काफ़ी कम होता है। फिर अचानक से ये बात करने लग जाते हैं किसके रिगार्डिंग, कह रहे हैं कि यूएन की अगर मैं बात करूँ तो यूएन भी करें इन चीज़ों को लेकर के उतना ज़्यादा कंसर्न होता नहीं है। बेसिकली कहने का मीन ये लास्ट में कंक्लूड करते हुए
कहते हैं कि वुमेन्स के वर्क को रिकग्नाइज और या उनको मोनेटाइज करने की भी आवश्यकता है, उनको इस पैरामीटर पर कि जस्ट वो उनका ये काम है, उन्हें वो करना है, और अगर कोई लड़का करता है या फिर अगर कोई मैन करता है तो आप उसको मोनेटाइज करते हो कि हाँ कि वो इतने वैल्यू का काम करता है। तो कह रहे हैं कि होमवर्क को भी आपको क्या करना चाहिए, मोनेटाइज करना चाहिए और उनके वर्क को रेस्पेक्ट भी देना चाहिए। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। आज काफ़ी और भी आर्टिकल हैं डिस्कस करने के लिए, बस क्योंकि आज लेट हो गया है तो दैट्स वाई 2 दिन के बाद डिस्कस करते हैं, इसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आज की तारीख में बस यही रख देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।